नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि कल एक अच्छी रफ्तार के साथ कामकाज कर रहे थे और आज भी जो मार्केट्स की ओवरऑल रफ्तार है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है। फ्लैटिश टोन पे इंडिसेस कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 21-22 अंकों की बढ़त है निफ्टी में। सेंसेक्स में मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक हालांकि आज लाल निशान में है, एक डिप जरूर लिया लेकिन उस डिप के बाद थोड़ा संभला और अभी भी एक रेंज में ही कामकाज करता हुआ और मिड कैप इंडेक्स सो फार डे लो पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंपेरेटिवली स्मॉल कैप भी डे लो पर ही यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली है। फ्रंट लाइन इंडेक्स मोर लेस रेंज बाउंड अभी कामकाज कर रहा है। एडवांस ग्लाइंस सो फार एडवांसेस तेजी में है, मतलब एडवांसेस ज़्यादा है। 1568 शेयर तेजी में, करीब 1600 शेयर तेजी के साथ आपको कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। की कंट्रीब्यूटर में इन्फोसिस 6.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आ रहा है। रिलायंस आज दूसरा दिन जबकि कंट्रीब्यूट कर रहा है, 6.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। टाइटन नए ऑल टाइम हाइस पर कामकाज करता हुआ और सिप्ला करीब 3 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। प्रेशर दे रहा है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एम&एम। तो बैंकिंग मेजरली दबाव देते हुए और एम&एम की तरफ से भी थोड़ा प्रेशर आज देखने को मिल रहा है। तो आईटी में से लार्ज कैप इन्फोसिस थोड़ा बहुत सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खिलाड़ी में आज हम बातचीत करेंगे स्वाति होटकर से, रूपक सर से और अरुण मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ साथ उनकी इंडिविजुअल कॉल्स पर भी। तो सो फार रिटर्न वाइज स्वाति लीड कर रही हैं 3% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। रूपक का रिटर्न 2% है और अरुण का रिटर्न करीब -7% सो फार देखने को मिल रहा है। तीनों ही खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं मार्केट्स पर भी। तो स्वाति जी, शुरुआत में आपसे करूंगा मार्केट्स पर एक व्यू, क्योंकि बाजार आज फिर दूसरा दिन है जबकि रेंज बाउंड है। हालांकि कल थोड़ा इंडिसेस ने सेकेंड हाफ में स्ट्रेंथ पकड़ी थी और स्ट्रेंथ को होल्ड करके डे हाई के आसपास क्लोजिंग भी कहीं आते हुए दिखाई पड़ी थी। आज आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? अनम्यूट कीजिए स्वाति जी, आपका ऑडियो म्यूट आ रहा है। आई एम सॉरी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा व्यू इंटैक्ट ही है कि रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन हमें नजर आया। कल भी मैंने कहा था कि 19,840 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निफ्टी फेस कर रहे हैं। जब वो ब्रेकआउट दे देगा तो अपसाइड मोमेंटम हमें स्विफ्ट रैली देखने मिल सकती है 20,000 के लेवल्स तक। वेरस नीचे में 19,600 640 काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, वो अभी भी बरकरार है। तो मुझे लगता है कि इस मोमेंटम रैली कंटिन्यू हो सकती है। स्लोली एंड स्टेडीली हमें अपसाइड मोमेंटम देखने मिलेगा। सेक्टोरियल रोटेशन हम लोग डेली देखने मिल रहे हैं, कभी मिड कैप से रहे, कभी लार्ज कैप से रहे। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है मैं कहूंगी रैदर। तो मैं कहूंगी कि ऐसे मार्केट में हम स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खेलिएगा, यही मेरी स्ट्रैटेजी और रणनीति रहेगी जी। तो सेक्टर रोटेशन होता रहेगा और स्पेसिफिक्स की मार्केट है इस समय, ये बात सही है। न्यूज़ फ्लोज ड्रिवन, ऑर्डर ड्रिवन, इवेंट ड्रिवन जो स्टॉक्स हैं उन पे ज़्यादा कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रूपक जी, आपका क्या मानना है मार्केट्स को लेकर, क्योंकि आज भी इंडिसेस रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे हैं और ब्रॉडर मार्केट्स में आज थोड़ा प्रेशर एक्सटेंड हुआ है कल के कंपैरिजन में। अभी आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? जी देखिए, मार्केट में जो फैक्टर है वो इंटरेस्टिंग है। निफ्टी रेजिस्टेंस के पास है लेकिन वीकनेस नहीं दिखा रहा है। बैंक निफ्टी सपोर्ट के पास है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, मतलब बाइंग नहीं आ रहा है लोअर लेवल पे। क्योंकि जो बिग 5 स्टॉक्स है बैंक निफ्टी में, उसमें से खाली एक्सिस बैंक छोड़ के 4 बिग 4 बैंक्स 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है और निफ्टी में सब स्ट्रेंथ है लेकिन बाइंग नहीं आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस है 19,850 के ऊपर बाइंग आएगा तो ओवरऑल स्ट्रेंथ है। तो इसीलिए सारे स्ट्रैटेजी मेरा लॉन्ग साइड में रहेंगे, लेकिन रहेंगे स्टॉक निफ्टी के बाहर में। तो मोमेंटम थोड़ा सा निफ्टी के बाहर आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा कंपेरेटिवली फ्रंटलाइन इंडेक्स के। अरुण सर, मिड कैप स्मॉल कैप मेजर बेट आपने उस पर किया लेकिन सो फार वो काम नहीं कर पा रहा है और मिड कैप उलट चाल भी दिखा रहे हैं कई कई जगहों पर। सो आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, गुड मॉर्निंग सुमित जी। देखिए, डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स जो मैंने लिए थे वो काफी रेजिस्टेंस खाने के बाद काफी नीचे भी आ चुके हैं। तो वो एक स्टॉक स्पेसिफिक काफी मार्केट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा बेट ली थी और वहीं पे 1 से 2 दिन में या तो प्रेशर है या साइडवेज मार्केट जा रहा है। तो वो चीज तो डेफिनेटली देखने को मिल रही है। पर सुमित जी, जो डेटा निफ्टी बैंक निफ्टी दिखा रहा है उसमें अभी भी मुझे लग रहा है कोई शॉर्ट नहीं बने, अभी भी कंसोलिडेशन या लॉन्ग के ही बिल्डअप नजर आ रहा है। हो सकता है आज बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के बाद आपको बैंक निफ्टी थोड़ा फायर करता हुआ नजर आए और निफ्टी का मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ नजर आए। पर मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी अगर देखें एडवांस डिक्लाइन अभी भी साइडवेज है। तो मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद रेंज का एक्सपेंशन होना चाहिए
और मोस्टली निफ्टी मुझे लग रहा है 19,900 19,950 के आसपास हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक तक जाता हुआ नजर। 19,900 19,950 के आसपास कहीं जाता हुआ दिखाई पड़े, ये निफ्टी के केस में एक राय अरुण जी आपको दे रहे हैं। अब एक एक करके पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहले स्वाति जी का पोर्टफोलियो आप स्क्रीन पर लेकर आए, किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। 3% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न है। पिरामल को वो होल्ड कर रही हैं, इंडस से वो एग्जिट कर गई हैं, प्रॉफिट्स बुक किए हैं ईपीएल में, और आईईएक्स को वो होल्ड कर रही हैं। तो एक कॉल का स्कोप स्वाति जी के पास दिखाई पड़ रहा है। स्वाति जी, आपकी तरफ से पहली कॉल या इकलौती कॉल कौन सी होगी? यस, मैं 2 कॉल होल्ड कर रही हूँ। पीपीएल फार्मा, मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें 135 तक नजर आएगी। आईएक्स में भी अभी तक मुझे लग रहा है यस, इसमें भी पोटेंशियल है, एंड जिस हिसाब से इसने स्ट्रेंथ बरकरार रखा है, मुझे लगा इसमें भी काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आएगी। तो ये 2 कॉल मेरे होल्ड्स है। थर्ड कॉल में एक बाय कॉल देना चाहूंगी, जो कि है एफटीसी पे। एफटीसी हेल्थ केयर पे मुझे लगता है इसमें काफी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो एक फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है लाइन चार्ट्स पे। द इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये काफी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड हो रहा है। तो मुझे लगता है ये इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें नजर आ सकती है 415 420 के लेवल्स पे। तो करंटली ये 397 के रेंज में चल रहा है। बाय कीजिएगा। 385 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 415। ओके, स्वाति मैम, ये शॉर्ट फॉर्म कुछ ज़्यादा पसंद है आपको? आईईएक्स, ईपीएल, एफडीसी, कोई खास वजह है क्या? ऐसे कुछ नहीं है कि ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, बट ऐसे काउंटर्स फिलहाल अभी मिल रहे हैं जो शॉर्ट फॉर्म्स में है, बट उसमें टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस नजर आ रहे हैं। इसके लिए कोइंसिडेंटली ऐसे कॉल्स निकल रहे हैं। अच्छा कोइंसिडेंस है। ईपीएल, एफडीसी, आईएक्स, और अब एफडीसी में आप खरीदारी कर सकते हैं 415 रुपए के टारगेट्स के लिए। 385 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। इसके अलावा अब रूपक जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशन वहाँ पर है। नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पर रूपक सर का पोर्टफोलियो पहुंचा है, करीब करीब 2% का पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है। एग्जिट कर गए हैं मेट्रोपोलिस से, प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं जेंसार में, केईआई और कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पर पोजीशंस को होल्ड कर रखा है। तो अभी एक कॉल का स्कोप उनको वहां पर और दिखाई पड़ रहा है। तो रूपक सर, कौन सी कॉल रहेगी आपकी? मेरा आज का कॉल रहेगी उनो मिंडा में। स्टॉक ने जो रिसेंट कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम के साथ, और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 728 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 664 में। तो ऊनो मिंडा 675 रुपए के जोन्स पे भी कामकाज कर रहा है। एक बाइंग भी है, 3% के आसपास की तेजी है। 728 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। 664 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको रूपक सर दे रहे हैं। अरुण जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए। सो फार करीब करीब -7%, ऑलमोस्ट ये पोर्टफोलियो नीचे है, लेकिन जो फेरबदल किए गए हैं उसमें एनसीसी जहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, और स्वान एनर्जी और ईआईएल को वो होल्ड कर रहे हैं। तो एक कॉल का स्कोप अरुण जी के पास भी है। अरुण सर, आपकी तरफ से इकलौती कॉल कौन सी होगी? मुझे अगेन बेट मिड कैप पे ही रहेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है 2 से 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफी अच्छा नजर आए। तो आरएचआई मैग्नेसिटा में मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत नजर आ रहे हैं। 724 के आसपास चल रहा है, 6701 का स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे लग रहा है ये स्टॉक 810 के आसपास जाना चाहिए। तो आज और कल के लिए मुझे लग रहा है आरएचआई में बाय करके चलना है। आरएचआई मैग्नेसिटा एमएनसी पहले इंडियन कंपनी थी, बाद में एक एक्विजिशन के बाद ये एमएनसी बनते हुए दिखाई पड़ी। 810 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। 701 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है अदरवाइज भी, फंडामेंटली भी। तो 726-27 के जोन्स पर भी काम काज कर रही है, और आप अगर तेजी देखना चाह रहे हैं तो ये स्टॉक एक ऐसा नाम रह सकता है जहाँ पर आप लॉन्ग साइड पोजीशन अपनी देख सकते हैं। तो 3 नाम, और तीनों के तीनों सो फार लॉन्ग साइड पे हैं, तीनों के तीनों मिड कैप में जहां पर खरीदारी करके चलने की राय आपको दी जा रही है। आगे भी हम अपने तीनों खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ अब एक और खास मेहमान है कॉर्पोरेट स्कैन में आज बातचीत करने के लिए। एनएमडीसी की मैनेजमेंट है। कंपनी ने हाल में आयरन ओर की कीमतों में भी बदलाव किया है, और साथ साथ दूसरी तिमाही के नंबर्स भी आए थे जहां पर अच्छा प्रदर्शन आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो इन दोनों पे ही बातचीत करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। एनएमडीसी के सीएमडी अमिताभ मुखर्जी सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद भी हैं। मुखर्जी सर, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मैं शुरुआत करूंगा हाल के जो कंपनी के नंबर्स आए उससे। तो Q2 के जो नंबर्स थे उसमें रेवेन्यू फ्रंट पे करीब करीब 21-22% की बढ़त देखने को मिली। एबिटा भी रफली 40% के आसपास ग्रो किया, और मार्जिन भी इस बारी काफ़ी बेटर साइड पर देखने को मिले। तो इस तरह के नंबर्स जो कंपनी ने पोस्ट किए Q2 में, क्या फैक्टर्स है जो काम करके गए लास्ट क्वार्टर में?
देखिए, कुछ तो हमने अपना जो माइनिंग मशीनरीज में हमने काफी इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 6 महीने में, अभी भी कर रहे हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो एक तो वो रहा है, दूसरा है कि हमारे एक माइन में सिर्फ 2 शिफ्ट काम कर पा रहे थे, अभी उसमें 3 शिफ्ट काम कर रहे हैं। और जो हमारी जो प्लांट एंड मशीनरी की जो प्लांट्स की जो मेंटेनेंस है, उसको हमने उसका जो मेंटेनेंस शेड्यूलिंग है उसको ठीक किया है। तो ये सारे मिला के, और मैं सबसे ज्यादा श्रेय जो है वो मैं अपने एम्प्लॉयज को देना चाहूंगा, कि हमारे वर्कर्स को देना चाहूंगा, बिकॉज हमने उतने ही वर्कर्स में ये जो ग्रोथ है वो लाया है। और जो हम 47 to 49 या 50 मिलियन टन की जो बात कर रहे हैं, हम उनके भरोसे ही ये कर रहे हैं। मुखर्जी सर, एक बात और बताएं, ये लास्ट क्वार्टर के जो रियलाइजेशन की पिक्चर थी वो किस तरह की देखने को मिली? क्योंकि सिचुएशनली पिकअप भी आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट वॉल्यूम पर कैसा है, वन, और रियलाइजेशन दूसरा, तो दोनों को अगर क्लब किया जाए तो कैसा रियलाइजेशन, कैसा वॉल्यूम ग्रोथ, क्या आउटलुक मान के चले हम वहाँ पे? देखिए, जो मैं कह रहा था कि इस बार रियलाइजेशन भी जो है वो हमारी ऑलमोस्ट सेम रही है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। थोड़ी सी घटी है, 7-8% घटी है। अगर हम Q2 to Q2 को देखेंगे तो 7-8% घटी है। और अगर हम पूरा 6 महीना का देखेंगे तो उसमें करीबन 7% बढ़ी है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो स्थिति है उस हिसाब से प्राइस और बहुत ज्यादा घटने की उम्मीद नहीं है। तो थोड़ा बहुत अगर बढ़ेगी तो अच्छी बात है। मतलब हम उम्मीद करते हैं कि अगर डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस में थोड़ी सी वृद्धि हो तो हमारे पास भी एक मौका रहेगा कि हम प्राइसेस थोड़ा और बढ़ा पाए। इंटरनेशनल आयरन ओर प्राइसेस तो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमारे जो डोमेस्टिक आयरन ओर प्राइसेस है। तो मैं समझता हूँ कि प्राइसिंग आउटलुक पे मैं काफी जिसको कहते हैं बुलिश हूँ कि इसमें रियलाइजेशन जो है, एवरेज रियलाइजेशन पिछले साल से थोड़ा सा बेहतर ही हो सकता है। और वॉल्यूम गाइडेंस, जैसे आप जानते हैं कि पिछले साल हमने करीबन 40 मिलियन टन किया था, इस साल हम 47 to 49 की बात कर रहे हैं और शायद 50 की भी बात कर रहे हैं। तो वहां पर करीबन 20-25% की हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। जी, तो मुखर्जी सर, आप जैसा आप बोल भी रहे हो कि डोमेस्टिक प्राइसेस के कंपैरिजन में इंटरनेशनल प्राइसेस में ज़्यादा तेज़ी है, तो मार्जिन पिक्चर इसका मतलब रियलाइजेशन फ्रंट पे इंटरनेशनली रियलाइजेशन कैसे मान के चलें, और ओवरऑल एक्सपोर्ट पिक्चर क्या कह रही है अभी? देखिए, अभी जो इंटरनेशनल प्राइसेस है वो काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ चीजें जो है वो हमें अपने पॉकेट से देना पड़ता है। जैसे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी 30% का है, करीबन $20 मुझे पोर्ट तक ले जाने के लिए पैसा लगता है। करीबन 20% मेरे जो है वो आपका ये लग जाता है, रॉयल्टी, DMF एक्सेट्रा। तो ये सब को अगर हम अपने एक्सपोर्ट रियलाइजेशन से अगर हम घटा देते हैं तो हमारी जो डोमेस्टिक रियलाइजेशन है वो आज भी मेरे नेट एक्सपोर्ट रियलाइजेशन से ज्यादा है। तो उस हिसाब से ये कोई बहुत ज्यादा एक इकोनॉमिक केस एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं है। हाँ, एक स्ट्रेटेजिक केस जरूर है कि जब हम 100 मिलियन टन के हो जाएंगे तब तो शायद कुछ एक्सपोर्ट करना पड़े, तो उसके लिए अभी से कुछ थोड़ा सा मार्केट पे प्रेजेंस जो है, अब वो कितना वॉल्यूम कब से, ये एक अलग बात है। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक केस हो सकती है कि थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करके अपनी प्रेजेंस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में रखने का। लेकिन इकोनॉमिक केस में अगर देखें तो आज भी डिस्पाइट द हाई आयरन ओर प्राइसेस इंटरनेशनल, आज भी हमारी नेट रियलाइजेशन जो है डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा होगी। मुखर्जी सर, एक और चीज़, क्योंकि हर इन्वेस्टर ये जानना चाह रहा है, NMDC का एक अच्छा रियलाइजेशन है, एक अच्छा डिविडेंड यील्ड है, सो जिस तरह की एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, डेट फ्री है, अच्छे कैश फ्लोज हैं, तो मान के चलें क्या एक अच्छे डिविडेंड पे ऑफ्स गोइंग फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी से? देखिए, हिस्टोरिकली तो हमने जो अपने शेयर होल्डर्स का जो पे आउट रहा है वो डिविडेंड और ये मिला ले, क्या नाम है, बाईबैक अगर मिला ले तो वो करीबन 45% के आसपास रही है ऑफर नेट प्रॉफिट। तो ये तो एक बोर्ड कॉल लेगी, लेकिन जो हमारे नियम है किसी भी पब्लिक सेक्टर में कि मिनिमम 30% ऑफ जो हमारे नेट प्रॉफिट है या 5% ऑफ जो हमारी नेट वर्थ है उसका हमें डिविडेंड देना पड़ता फॉर प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर।
लेकिन एनएमडीसी हिस्टोरिकली करीबन 45% के आसपास ऑफ द नेट प्रॉफिट दी है। बट आई थिंक यस, होपफुली अब बोर्ड में हम लोग जाएंगे और लेट अस सी कि बोर्ड क्या डिसीजन लेती है, कितना पे आउट रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मुखर्जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए, एक्सपेंशन बातचीत करने के लिए, और जो एक डिविडेंड सबसे बड़ा ट्रिगर रहता है एनएमडीसी के लिए, एक बड़ा ट्रिगर में आता है वो भी, उस पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल स्टॉक करीब करीब %0.5 ऊपर 170 रुपये काम काज करता हुआ, और अगर इसका 6 महीने का चार्ट लेके आए तो आप देखेंगे किस तरह से क्लास आउट परफॉर्मर ये स्टॉक रहा है। एक अच्छी तेज़ी स्टॉक ने दिखाई है विद टाइम। 104 रुपये का शेयर आपके स्क्रीन पर 170 रुपये, करीब करीब 60% की बढ़िया तेज़ी स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है। तो एक अच्छे मोमेंटम स्टॉक ने ऑलरेडी गैदर किया अच्छे नंबर्स के बीच में। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और तीनों खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे और साथ ही साथ उनके पोर्टफोलियो में नजर डालते हैं। ब्रेकफास्ट पर possibilities, because we have seen them in the past, and having seen them in the past, the Reserve Bank, as the bankers who are present here, they would very well know. We have, for example, ensured, we have prescribed capital and liquidity requirements, and we have made them uniformly applicable to all scheduled commercial banks, irrespective of their asset size and exposure. I'm talking about scheduled commercial banks. We have also investment fluctuation reserves requirement, which the banks and other, which the banks are expected to create, and they have created. We have also introduced valuation guidelines valuation guidelines on available for sale category of investments, and which are pretty stringent. And our approach has been fairly conservative in this regard. So therefore, so far as India is concerned, we did not see the kind of financial stress or the banking stress, because our regulatory requirements ensured that the banks themselves had taken the required steps, and they were ready for a change in cycle and for a regime where interest rates are tightened and interest rates are increased by the central bank. Also, what helped was that our calibrated approach in increasing the interest rates. Recently, in a speech which I delivered in Delhi, those of you who are interested may like to have a look at it at the Kautilya Economic Conclave. There, the focus, the theme of my address was the interdependence between price stability and financial stability. Now, price stability is very important for financial stability. Financial stability is also very important to ensure price stability, and there is an interplay between the two. And in that speech, I have tried to explain and tried to demonstrate using certain recent examples how sometimes excessive focus on one at the cost of the other can generate potential stress. And I have argued that what is therefore required in all situations is to take a balanced approach, and you need, both price and financial stability, they need each other. But that balanced approach is necessary so far as policymakers are concerned, because financial stability ultimately is the backbone for any country's growth, and price stability also is something which impacts not only household consumption, not only the standard of living of the people, but it also impacts financial stability. So I'm not going further detail into that, but let me now move on. Now, on exchange rate front, I was talking about our recent policies and the recent situation that prevails. On the exchange rate front, the Indian rupee has exhibited low volatility and orderly movements relative to peers, despite elevated US Treasury yields and strong US dollar. तो आप आरबीआई गवर्नर को फिक्की और आईबीए के सालाना इवेंट में सुन रहे थे, स्पेशली इन्फ्लेशन को लेकर, रुपी करेंसी स्टेबलाइजेशन को लेकर रादर, और साथ साथ जो गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ है या कंसर्न है उनको लेकर वहाँ पर अपने बयान दे रहे थे।
लौटते हैं वापस खिलाड़ी नंबर 1 पे और तीनों ही खिलाड़ियों के एक करके पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं स्वाति होटकर के पोर्टफोलियो के साथ, जिन्होंने एक एफडीसी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है 450 के टारगेट्स के लिए। आईएक्स का उनके पास ऑलरेडी होल्ड है और पिरामल फार्मा ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज ये तीनों का किस तरह कंट्रीब्यूशन है वो आप स्क्रीन पर देखेंगे। एफडीसी फ्लैट टू पॉजिटिव, आईएक्स 1% और 2% कंट्रीब्यूशन पिरामल फार्मा की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा रूपक का पोर्टफोलियो जो है उसमें केईआई इंडस्ट्रीज, कल्याण ज्वेलर्स और ऊनो मिंडा नया एडिशन है 728 के टारगेट्स के लिए, 664 का स्टॉप लॉस। और जो कंट्रीब्यूशन है वहाँ पर भी आप जो ऊनो मिंडा की तरफ से कंट्रीब्यूशन है वो मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे है। कल्याण ज्वेलर्स करीब फ्लैट टू पॉजिटिव और केईआई करीब 2% का एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दे रहा है। इसके अलावा अरुण ने पोर्टफोलियो में ऐड किया है आरएचआई मैग्नेसिटा और ईआईएल और स्वान एनर्जी उनकी तरफ से ऑलरेडी एडेड है। 810 के टारगेट्स के लिए आप आरएचआई मैग्नेसिटा को देख सकते हैं। स्टॉप लॉस 701 का यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज जो कंट्रीब्यूशंस में आरएचआई करीब फ्लैट टू पॉजिटिव, ईआईएल 2.5% नेगेटिव और स्वान एनर्जी भी 2.5% नेगेटिव सो फार कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो रिटर्न अरुण का और ज़्यादा नेगेटिवली 9% नीचे आ चुका है। रूपक का पोर्टफोलियो वापस अब लाल निशान में 1.5% नीचे और स्वाति का पोर्टफोलियो करीब 7.25% ऊपर सो फार जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो लीड करें स्वाति। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति आपका भी, रूपक आपका भी और अरुण आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटी से रिलेटेड अपडेट्स। नमस्कार।